छत्तीसगढ़ में जब सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। प्राथमिक तौर पर यह काफ़ी हास्यास्पद बयान लगने वाला बयान अब चमत्कारिक लगने लगा है और लगने लगा है कि माओवाद का तो पता नहीं, लेकिन माओवादी वाकई में खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि माओवाद तो एक विचारधारा है, विचारधारा को लेके कई लोगों का ऐसा मानना है, जो बहुत ज़्यादा विद्वान लोग हैं, कि विचारधारा कभी खत्म नहीं होती, वो कहीं ना कहीं जीवित रहती है। लेकिन उस विचारधारा से जुड़े लोग जो कि माओवादी के तौर पर जिनकी पहचान होती है, वो जरूर मारे जा रहे हैं, जिनकी संख्या है, आंकड़े हैं, और पार्टी खुद इस बात को स्वीकार करने लगी है। इसी दरमियान एक बड़ी चुनौती थी जो अब जिसका समाधान निकल कर आ गया है सरकार के सामने। क्या है चुनौती, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जब माओवादियों के खिलाफ दंडकारण्य में ऑपरेशन शुरू किया गया तो उस दौरान सबसे पहले माना जाता था कि बटालियन से कैसे लड़ेगी, क्योंकि बटालियन जो है बहुत मजबूत टीम मानी जाती थी माओवादियों की। उसे तैयारी किया गया था कि किसी भी बड़ी घटना को वो अंजाम दे सकते हैं, बड़ी से बड़ी घटना, और उसकी स्ट्रेटजी, उसकी रणनीतियाँ भी उसी तरह से तैयार की जाती थी। और बटालियन का हेड जो हुआ करता था किसी समय में, हिडमा, वो सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता था। लेकिन समय के बीतने के साथ माओवादी संगठन में लगातार संगठनात्मक जो परिवर्तन किए जाते हैं, उस परिवर्तन के दौरान माडवी हिडमा को बटालियन नंबर 1 के कमांड से रिलीव कर दिया गया था और उस जगह पर बारसे देवा, जो कि पुअर्ती गांव का रहने वाला था, उसे बटालियन नंबर 1 के कमांड को सौंप दिया गया। तब भी इस बात का जिक्र होता था कि हिडमा से मुठभेड़ होगी तो क्या होगा, लेकिन लगातार जिस तरह से बसवराजू, चलपति, मॉडर्न बालकृष्ण जैसे कई सेंट्रल कमेटी के लगभग 10 से 11 सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को आसानी से पुलिस के जवानों ने मार गिराया। और उसी दौरान फिर एक समय ऐसा भी आया कि केवल 6 माओवादी मारे गए, जिसका दावा पुलिस ने किया, और उन 6 माओवादियों में एक नाम था माडवी हिडमा का। माडवी हिडमा मारा गया, उसकी कहानी खत्म कर दी गई, लेकिन फिर भी लोगों को जहन में था कि बटालियन अभी भी जिंदा है और बटालियन का कमांडर अभी भी सुरक्षित, जिसका नाम है बारसे देवा। जब सरकार लगातार अंतिम फेज पे है, जो ऐसा मानती है कि माओवाद को समाप्त करने के नाम पर, तब उनके सामने अब कुछ ही चुनौतियां बच गई कि कुछ सेंट्रल कमेटी के लोग, जिसमें 3 नाम थे, और कुछ पोलित ब्यूरो, उसमें भी 3 नाम थे, बचे हैं, और दंडकारण के लिए 2 ही बड़े नाम बचे हुए हैं। उन 2 बड़े नाम में एक का जिक्र नाम था बारसे देवा, जो सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि उसके साथ था बटालियन पूरा। और बताते हैं कि बटालियन में लगभग 100 से 150 के लड़ाकों की संख्या है, जिनके पास अत्याधुनिक ऑटोमेटिक हथियार हैं और भरपूर मात्रा में कारतूस। और इस सब जो बटालियन के लड़ाके हैं बिल्कुल यंग एज के, जो लड़ने में, दौड़ने, भागने में पूरी तरह से सक्षम है। ऐसे में उनसे अगर मुठभेड़ होगी, जवान जितनी भी मजबूती से जाए तो भी थोड़ा न थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है कि उठाना पड़े, क्योंकि बटालियन से मुठभेड़ होगी। सरकार नहीं चाहती थी कि इस आखिरी फेज में भी आकर कोई भी एक तिनका बराबर नुकसान भी सरकार को उठाना पड़े, जो सरकार के दामन में दाग लग जाए कि ये नुकसान हुआ उन्हें माओवादियों से लड़ते हुए। सरकार साम दाम दंड भेद वह तमाम कोशिशें कर रही थी कि बारसे देवा किसी भी तरह से वापस लौट आए। ठीक इसके पहले जब माडवी हिडमा का जिक्र होता था और माडवी हिडमा जब मारा गया, तो फिर ये देखने में आया कि माडवी हिडमा को जिस तरह से लोग पहले खूंखार माओवादी बताते थे, उसके मारे जाने के बाद एक वर्ग ऐसा उठकर आया जिसने माडवी हिडमा को पूरी तरह से हीरो बना दिया। लोग अपने स्टेटस में और तमाम जगह उसके वीडियो शेयर करने लगे, बताने लगे कि माडवी हिडमा के मारे जाने से बस्तर का जंगल सुरक्षित नहीं रहेगा। सरकार के लिए ये भी एक साइकोलॉजिकल चुनौती बन गई। उन्हें लगा कि जिसे उन्होंने मार गिराया वो तो पहले से ज़्यादा हाईलाइट होकर सामने आया, लोग उसके समर्थन में खुलकर सामने आने लगे, सोशल मीडिया में लिखने लगे, उसके समर्थन में खड़े होने लगे। ये तो एक साइकोलॉजिकल दबाव सरकार के ऊपर हुआ। सरकार ने कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाइयाँ भी की ताकि लोगों के ऊपर मानसिक दबाव बने, उसका असर भी दिखा, लेकिन लोगों के बहुत सारे जहन में ये बात बैठ गई कि हिडमा जिंदा होता तो शायद बस्तर के जंगल बच जाएंगे। हालांकि अभी भी बस्तर के जंगल उस तरह से शुरू नहीं हुए हैं कटने, लेकिन फिर भी लोगों के जहन में है। और उसी बीच छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाके में, छुई खदान हो या रायगढ़ का इलाका हो, ज़मीनों का आवंटन या ज़मीनों को लेने की प्रक्रिया शुरू की की गई, और उसमें जो इस तरह से लोगों का विरोध शुरू हुआ, हर किसी के जहन में इस तरह से देखा जाने लगा। तो सरकार को ये लगा कि हिडमा को मार दिए जाने से हिडमा और ज़्यादा हाईलाइट हो गया, हीरो बन गया।
कहीं यही बात बारसे देवा के साथ ना हो। और यही वजह है कि बारसे देवा को सरकार चाहती थी कि वो वापस लौट आए मुख्यधारा में, तो ज़्यादा बेहतर होगा, साइकोलॉजिकल भी और मजबूत चुनौती के तौर पर भी। वो सारी कोशिशें लगातार करते करते छत्तीसगढ़ की सरकार नाकाम हो गई और एक समय बारसे देवा छत्तीसगढ़ से निकलकर तेलंगाना के मुलुगु के जंगल पहुंच गया। मुलुगु के जंगल में लंबे समय से उसके होने की उपस्थिति की जानकारी सबको मिलती रही। इस दौरान हमने भी एक कोशिश की, कल आपने जो वीडियो देखा होगा। दरअसल मुलुगु का वही इलाका है जिस इलाके में बारसे देवा ने शरण ले रखा था। हमको भी पता चला कि उस इलाके में एक लोकेशन है जिस लोकेशन पे वो मिल सकता है। हम भी 3-4 दिन तक उस इलाके में रहे, सिर्फ इसलिए मेरी कोई ये मंशा नहीं थी कि मैं किसी माओवादियों को समर्पण कराने का मैंने कोई जिम्मा नहीं लिया। दरअसल मैं चाहता था कि उनकी मंशा जान सकूं कि क्या बारसे देवा वापस लौटना चाहते हैं या नहीं। अगर लौटना चाहते हैं और मेरी कोई मदद चाहिए तो मैं करने को तत्पर हूँ, नहीं लौटना चाहते तो आपका निजी राय है, आप अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हैं, आप चाहें तो लड़ सकते हैं, चाहें तो आप जो भी कर सकते हैं, ये आपका निजी अधिकार है। लेकिन उस जंगल में मैं भी लगभग 3 से 4 दिन तक रहा तेलंगाना के, और उस दौरान मुझे भी कुछ सारी चीज़ें मिली। बारसे देवा की ही एक टीम से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि बारसे देवा से सीधे मिल पाना संभव होता ही नहीं, लेकिन उसकी जो टीम जो उसके साथ में थी उससे मुलाकात हुई, कुछ बातचीत हुई, उसको लेकर हमने अलग वीडियो बनाया। और जैसे ही हम बाहर निकले उसी दौरान पता चला कि बारसे देवा अपने कुछ साथियों के साथ तेलंगाना के हैदराबाद पहुंच चुका है। प्राथमिक तौर पर सबसे पहले जब ये जानकारी मिली तो लगा कि बारसे देवा वापस लौटने के फिराक में था। दुख इस बात का हुआ कि वो छत्तीसगढ़ नहीं आया, वो तेलंगाना चला गया, जबकि उसका निवास स्थान सुकमा जिले का पुअर्ती गांव है, वही पुअर्ती गांव जहां माडवी हिड़मा पैदा हुआ था। ये दोनों, मुझे ऐसा लगता है कि साथ में शुरू हुए इनकी माओवाद की जो कहानी है, और दोनों का अंत अलग अलग हुआ, एक मारा गया और एक पुनर्वास किया। तो खैर, बारसे देवा की कहानी पर आज पूर्ण विराम उस समय लगा। हालांकि ये जानकारी मुझे परसों से थी, मेरे कई दर्शक पूछ भी रहे थे कि इस पर हम जानकारी कब देंगे, लेकिन मैंने कहा जब वो आ जाएगा तब हम उस पर विधिवत बातचीत कर लेंगे। बारसे देवा परसों ही तेलंगाना पहुंच चुका था, मुलुगु के जंगलों से बाहर निकलकर, और पुलिस ने उसे 2 दिन तक अपने साथ रखा और आज उसे मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। तेलंगाना के डीजीपी के सामने उनका समर्पण दिखाया गया। बारसे देवा के साथ में 19 और माओवादी, और बारसे देवा को मिलाकर कुछ 20 माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया तेलंगाना के हैदराबाद में। अपने साथ वो कुल लगभग 40 हथियार, जिसमें कई ऑटोमेटिक हथियार भी हैं और 2 हथियार तो ऐसे हैं जो विदेशी, वो लेकर लौटे। और इन सभी 20 माओवादियों पर 1,81,00,000 रुपए का इनाम था, जो तेलंगाना पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी करके बताया। और इन्होंने जो हथियार लाए वो हथियार भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें AK-47, LMG जैसे हथियार भी शामिल हैं, और इसके अलावा कई कारतूस भी हैं। जो लोग समर्पण किए हैं उनके भी अलग अलग हैं। उसमें बटालियन नंबर 1 जो कि माडवी हिड़मा और उसके बाद बारसे देवा की टीम के थे, उनके 10 सदस्य इसमें हैं, और साथ ही साथ डिवीसीएम स्तर के भी माओवादी हैं बारसे देवा के साथ में। कौन कौन आए हैं और हथियार क्या है पहले वो बता देता हूँ। इसमें जो 20 लोग आए, इसमें एक बारसे देवा सबसे महत्वपूर्ण नाम है, जो कि DKSZCM था, और उसके बाद में सोमा जो कि CYPCM है, उसके बाद PPCM है, कुंजाम पोडिया, फिर कोवासी पैकू पार्टी मेंबर है, मड़कम लक्के पार्टी मेंबर है, करतम जोगा पार्टी मेंबर, माडवी अंडू ये भी पार्टी मेंबर है, मड़कम भीमे ये भी पार्टी मेंबर है, कुंजाम छोटा पार्टी मेंबर है, और मड़कम आधा ये भी पार्टी मेंबर है। उसके बाद वेंकटेश हैं जो कि राजी रेड्डी, कनकनला राजी रेड्डी स्टेट कमेटी मेंबर है, और अदलूरी ईश्वरी ये DVCM है, अर्बन पार्टी मेंबर भी हैं एक दारा सरानेस करके, और उसका PPCM है कुंजाम भीमे, मंडावी की कोसी ये ACM है, वेमुला राजू DCM है, और पोडियम चैते ये ACM है, पुनेम भीमा ये भी ACM है, और मड़कम नंदीस ACM है, और पुलसाम मनकू ये भी ACM है। तो इस तरह से ये 20 माओवादियों के नाम हैं, जिसमें पुलिस के जानकारी के अनुसार में
पीएलजीए नंबर 1 बटालियन के 10 सदस्य हैं, तेलंगाना स्टेट कमेटी के 3 हैं, एसएसजेडबी के 2, दंडकारंड साउथ और वेस्ट बस्तर डिवीजन के 5, कुल 20 माओवादी हैं। हथियार जो इन्होंने अपने साथ लाया है कुल 48 हथियार हैं, जिसमें 2 एलएमजी हैं और एक कॉल्ट राइफल है जो कि यूएस मेड है, और एक इजराइल मेड है टावर सीक्यूबी वेपन। ये एक एक की संख्या में 8 AK-47 है, 10 इंसास हैं, 8 SLR हैं, BGL 4 हैं, 11 सिंगल शॉट हैं और ग्रेनेड्स हैं 2, एयरगन हैं 1। इस तरह से 48 हथियार इन्होंने लाए हैं। इन पर कुल 1,81,00,000 रुपए का इनाम था। और जो हथियार, जो 2 विदेशी हथियार हैं, उसके बारे में मैंने कुछ जानकारी निकाली कि ये हथियार क्या है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, बड़ा अलग सा हथियार है। तो एक जो टैगोर राइफल है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये मैगजीन ट्रिगर के पीछे वाली एक अत्याधुनिक क्लोज रेंज और जंगल और शहरी ऑपरेशन के लिए बनी है। ये इजराइल में बनी हुई एक हथियार है जिसका कैलिबर 5.56 × 45 mm है। फायर मोड सिंगल और ऑटोमेटिक है। इसका रेंज 300 से 500 मीटर है। इसकी खासियत है कि इसकी लंबाई छोटी है लेकिन बैरल पूरा लंबा है। जंगल और क्लोज क्वार्टर बैटल में ये बेहद कारगर है। भारत में अब ये सवाल है कि इजराइल के इस हथियार को माओवादियों तक कैसे पहुंचा, तो उसके बारे में बताते हैं कि सीआरपीएफ, एनएसजी और स्पेशल फोर्स की कुछ यूनिट इसका इस्तेमाल करती है और भारत में इसे इजराइल से आयात किया गया है। वहीं जो दूसरा राइफल है कॉल्ट जो है, इसके बारे में बताया कि ये M4 AR-15 प्लेटफॉर्म पर है। दरअसल कॉल्ट कंपनी AR-15 M4 सीरीज की राइफल होती है जो कि अमेरिका में बनी हुई है कॉल्ट कंपनी के द्वारा। इसकी मुख्य तकनीकी जानकारी है कि ये भी 5.56 × 45 mm का है। इसका रेंज 500 से 600 मीटर है। सेमी भ्रष्ट और ऑटो वेरिएंट पर निर्भर है। ये इस तरह से फायर कर सकते हैं। इसकी खासियत है कि ये बहुत हल्की होती है और इसमें ग्रिप और इसमें लेज़र आसानी से भी लगते हैं। भारत में इसको कौन उपयोग करता रहा होगा? इसको स्पेशल फोर्स, पैरामिलिट्री के कुछ यूनिट इसका इस्तेमाल करते हैं और स्पेशल जो यूनिट्स होते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किया करते हैं। माओवादियों के पास ये कैसे पहुंची होगी, इस पर भी बहुत सारे कयास लगाए। तो कयास में ये बात निकल कर सामने आ रही है कि ये राइफल आयात नहीं किए गए माओवादियों के द्वारा, बल्कि अलग अलग जगह से सीआरपीएफ या अलग जो पुलिस की स्पेशल यूनिट्स हैं उनसे लूटे गए। संभवतः ताड़मेटला, झीरम घाटी और दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर इलाके से इसे लूटा गया होगा, क्योंकि कई हथियार माओवादियों ने लूटे हैं। और इसका इस्तेमाल माओवादी कैसे करते हैं? वो अपने टॉप लीडर या स्नाइपर दस्तों को ही इस तरह के हथियार देते हैं जो बहुत ही ऑटोमेटिक हथियार होते हैं। ये खास बात है इन 2 हथियारों की। इन हथियारों को देखकर मैं भी चौंक गया था। यही वजह है कि मुझे लगा कि इन हथियारों पर अलग से बातचीत होनी चाहिए। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि देवा कौन है जिस पर इतनी बातचीत हो रही है। देवा बटालियन का हेड है जिस पर अभी संभवतः 25 लाख से ज़्यादा के इनाम है। देवा के बारे में जो जानकारी मिली है, इसका नाम बारसे देवा है और ये पीएलजे कंपनी नंबर 1 का बटालियन का कमांडर है। फिलहाल में इसकी उम्र जो है 48 साल बताई जा रही है। कोया जाति का ये है, कुंवरती गांव का रहने वाला था। 10वीं तक इसकी पढ़ाई लिखाई हुई है जो पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में रखा हुआ है। और इकोनॉमिक स्टेटस अगर जो पुलिस ने लिखा है तो गरीबी लिखा हुआ है। नंदे इसकी पत्नी है जो कि घर पे रहती है। AK-47 इसका हथियार है जो अपने साथ रखता है। तेलंगाना में इस पर 25 लाख और छत्तीसगढ़ में इस पर 50 लाख का, कुल 75 लाख रुपए का इनाम इस पर रखा गया था। साथ ही साथ 1998 में इसने देवा ने नंदे से शादी की। इसके 2 बच्चे हैं और पार्टी लाइफ में ये सन 2000 से 2003 तक दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ का सदस्य था और दिसंबर 2003 तक, उसके बाद में दिसंबर 2003 से ये CPI-ML PW के साथ में जुड़कर पामेड़ इलाके में एरिया कमेटी के तौर पर इसने ज्वाइनिंग ली। और साथ ही साथ ये मार्च में ये ACM बनाया गया। दिसंबर 2005 से जून के बीच में ये कोंटा LOS का कमांडर रहा। जुलाई 2006 से मार्च 2008 तक देवा ने कोंटा एरिया कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। अप्रैल 2008 में वो DVCM बना दिया गया। वहीं 2009 अप्रैल से 2013 तक
ये 24 प्लाटून कमांडर जो कि दरभा डिवीजन का था उसके तौर पर इसने काम किया। 2013 में वो कटेक कल्याण एरिया कमेटी और दरभा डिवीजन का के इंचार्ज के तौर पर भी इसने काम किया। जनवरी 2018 से दरभा डीवीसी सेक्रेटरी रहा, जहां 2022 तक इसने काम किया और 2022 से वो एसजेडसीएम दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के तौर पर प्रमोट कर लिया गया। 2023 में वो पीएलजीए बटालियन में बटालियन के कमांडर के तौर पर शिफ्ट किया गया। तब माडवी हिडमा को वहाँ से रिलीव किया गया और इसे बटालियन का कमांडर बना दिया गया। जनवरी 2025 में वो कर्रेगुट्टा में अपनी टीम के साथ मौजूद था, जहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया था, आपको अगर याद हो, जो कि 22 दिनों तक चला था। इसके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं और अलग अलग इलाके में इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं, जिसमें एम्बुश भी है बहुत जगह पे इलाकों में आईडी ब्लास्ट करना, जिसमें महत्वपूर्ण है कि 2011 में इसके ही एक एम्बुश में 5 जवान शहीद हुए थे। 2012 में 6 सीआईएसएफ के जवान शहीद हुए थे। साथ ही साथ 2014 में 11 सीआरपीएफ के जवान और 4 डीआरजी के जवान शहीद हुए थे, जिस मुठभेड़ में ये शामिल था। 2021 में 22 सीआरपीएफ के जवान जो कि टेकलगुड़म में हुआ, उसमें भी देवा मौजूद था। और इसके साथ 2018 में भी इसने एक घटना को अंजाम दिया दंतेवाड़ा में, जिसमें 3 एसएफ के जवान और एक पत्रकार की मौत हुई थी, अगर आपको याद हो, दूरदर्शन के, उसमें भी देवा की मौजूदगी बताई जाती है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब 2025 मई 2013 को एक सबसे बड़ी घटना हुई थी झीरम की, उस घटना में भी देवा की उपस्थिति मानी जाती है। माना जाता है उस समय देवा उसी इलाके में सक्रिय था और इसने उस घटना में सब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यही वजह है कि इसे इसकी लगातार पार्टी में या माओवादी संगठन में जिस तरह से इसकी उपस्थिति रही, जिस तरह इसके द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया गया, तब जाकर जब पार्टी को लगा कि अगर हिडमा को आगे बढ़ाना है, प्रमोट करना है और उसकी जगह पे बटालियन की जिम्मेदारी किसको देनी है, तो वहाँ उन्हें एक ही नाम सीखा, बारसे देवा। बारसे देवा भी माडवी हिडमा के ही जनजाति का है, दोनों कोया समाज से ही आते हैं और उसी तरह से लड़ने में माहिर और उसी तरह से दोनों के दिमाग साथ में चलते थे कि किस तरह से बटालियन लीड करेगी, किस तरह से अटैक करेगी, किस तरह से एम्बुश करेगी, किस तरह से बड़ा नुकसान जवानों को पहुंचाएगी। और कई इन्होंने इनके तरह से देखा जाए तो कई सफल इन्होंने एम्बुश किए भी हैं और ये वजह है कि बारसे देवा को फिर बटालियन का हेड बनाया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि बारसे देवा क्या होगा, कैसे आएगा वो। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार को जरूर यहाँ पर निराशा होगी कि उन्होंने ये दावा किया कि उनके द्वारा किए बनाए गए समर्पण नीति में अब बाकी के राज्यों से ज़्यादा बेहतर रणनीतियाँ या नीतियाँ तैयार की गई। उसके बावजूद उनके प्रदेश का, अब आप सोचिए कि सतीश कोपा और रूपेश जो कि तेलंगाना के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ में समर्पण किया या मुख्य धारा में लौटे, लेकिन पुअर्ती गांव का रहने वाला देवा अपने साथियों के साथ तेलंगाना के हैदराबाद में जाकर अगर वो समर्पण करता है तो छत्तीसगढ़ सरकार के लिए निश्चित ही तौर पर निराशाजनक होगा। लेकिन जो भी हो, सरकार के लिए ये भी एक सुखद है कि बिना किसी चुनौती के, बिना किसी मुठभेड़ के एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ। अब देखना होगा कि बटालियन के जो बाकी सदस्य हैं, जिसमें माना जाता रहा कि 100 से 150 की संख्या है, वो कहाँ हैं, क्योंकि उनकी भी उपस्थिति मुलगू के जंगलों में ही बताई जाती है। हो सकता है कि वो भी आज नहीं तो कल समर्पण कर दें और हथियार लेकर आएँ। 2 महत्वपूर्ण हथियार। अब आप ये भी सोचिए कि किस तरह से विदेशी और ऑटोमेटिक हथियारों से लेस माओवादियों की बटालियन, अब आप सोचिए कि लड़ने के लिए किस तरह से उसे कंपनी को तैयार किया गया था बटालियन को, और कितनी मजबूत रही होगी, और उसका समाधान अगर इतनी शांतिपूर्ण तरीके से निकलता तो सरकार के लिए सुखद होगा कि इसमें कोई खून नहीं बहा और ये बड़ी समस्या का समाधान हुआ। एक बड़ा समर्पण है, हालांकि सेंट्रल कमेटी के सदस्यों का समर्पण भी बड़ा माना जाता है, लेकिन बटालियन के लीडर का समर्पण ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। मुझे लगा इस जानकारी को भी आप तक साझा करें, इसलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।